दोस्तों, इस अतरंगी महिला को तो पहचान ही रहे होगे। इनके विषय में बस इतना ही कहूँगा और आपसे भी चाहूँगा कि आप प्रेयर करें, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। और रही बची से जो भी बुद्धि बची है इनके पास, भगवान प्लीज़ उनको सद्बुद्धि प्रदान करें। बाकी अपना पेपर देखते हैं, पेपर कैसा आया। तो जीडीसी का पेपर हम लोग देखेंगे कैसा पेपर आया था। पहले क्वेश्चन के आंसर वगैरह देख लेंगे, तो इसके बाद में हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे कि पेपर का जो स्टैंडर्ड था वो कैसा था, क्या कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या, ग्रीन हाउस गैस सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस कौन सी है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका उत्तर कौन सा होगा, ये 16 होगा। ठीक है, जब इसको आप इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, H+I+M इनको जो जोड़ेंगे प्लस इसको जोड़ेंगे, जो घटाएंगे वो 21 आएगा। फिर इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे और इसको घटा के आपस में, तो देखेंगे 16 उत्तर आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो स्वास्थ्य की परिभाषा है, संपूर्ण शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य कल्याण अवस्था के रूप में देखा जाता है, ये बेसिकली किसने दी, 1948 में दी थी। किसने, WHO ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा सांसदों का अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है। यहाँ ध्यान रहे, लोकसभा सांसद, तो ये कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ये बात कर रहा है ISS में पहले जाने वाले भारतीय कौन से हैं, तो सुधांशु शुक्ला जो अभी गए थे। और स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय कौन से हैं, वो है राकेश शर्मा थे। ठीक, राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में पीने के पानी के भंडारण के लिए पारंपरिक भूमिगत टैंकों, यहाँ ध्यान रखिएगा, भूमिगत टैंकों को कहा जाता है। ठीक है, जो अंडरग्राउंड जो टैंक्स हैं उनको कहा जाता है टंका। बाकी जितने जो टैंक्स हैं, बाकी भी जो जैसे जोहड़ हो गया, खादीन हो गया, ये भी टैंक है। ठीक है, लेकिन ये अंडरग्राउंड नहीं है, ये नहर है, छोटी छोटी नहर है पानी की। ये जोहड़ हो गया, खादीन हो गया, ये भी क्या होते हैं, पानी के स्रोत हैं तालाब के रूप में, लेकिन ये ओपन है। लेकिन यहाँ बात कर रहा है भूमिगत टैंकों की, तो ये हो गया टंका। ठीक है, जैसा कि आप ये देखेंगे, खादीन, खादीन क्या है, परंपरागत कृषि और जल संचयन ढांचा है। ठीक है, बारिश के बहने पानी में खेतों में जमा हो सके इसलिए बनाया जाता है। जोड़ छोटे छोटे चेक डैम है, खुला तालाब है। लेकिन टांका क्या है, टैंक, ये क्या है, अंडरग्राउंड वाटर के लिए है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, नौवीं सदी के अवासित खलीफा अल मामून में निम्न में से किस अकादमी की स्थापना करी, जिसमें दर्शन विज्ञान पर यूनानी फारसी संस्कृत के ग्रंथों का अरबी में अनुवाद करने की महत्वाकांक्षी योजना को हाथों में लिया। तो ये थी वयत अल हिम्सा। ठीक, नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा OA, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंधित जो नेबुलर हाइपोथेसिस है, ये किसने दी थी, ये दी थी लाप्लास ने। हालांकि नेबुलर जो हाइपोथेसिस थी उसको मॉडिफाई किया था लाप्लास ने। ठीक है, दिया शायद रसेल ने दिया था, कांट ने दिया था। कांट की जो हाइपोथेसिस है उसको इन्होंने मॉडिफाई किया था। तो ये नेबुलर जो हाइपोथेसिस है ये लाप्लास की दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादर मिट्टी बांगर मिट्टी की तुलना में अधिक उपजाऊ होती है। बहुत सही है, क्योंकि खादर मिट्टी कौन सी होती है, जो नई मिट्टी होती है, जो नदियों के द्वारा नदियों के आसपास बिछा दी जाती है। खादर नई जलोढ़ मिट्टी है जिसमें महीन कणों की सांद्रता अधिक होती है और कंकड़ ग्रंथियाँ कम होती है, ये भी सही है। और उपजाऊ है क्योंकि इसमें महीन कण होते हैं। जबकि बांगर जो होती है इसमें कंकड़दार मतलब कड़ी मिट्टी होती है, बड़े बड़े कंकड़ होते हैं, इसलिए उपजाऊ नहीं होती है। इसका आंसर हो गया A। नेक्स्ट है, इन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हुए इनको सीक्वेंस में लगाएंगे। तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो चौधरी चरण सिंह आए हमारे, दूसरे उसके बाद में VP सिंह आए। ठीक है, इसके बाद में आए PV नरसिम्हा राव और फिर आए HD देवेगौड़ा। ये इसका ऑप्शन हो गया। COP30 कहाँ हुई थी, COP30 जो हुई थी अभी रिसेंटली, ये ब्राज़ील में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लेड पाउडर को एक क्वथन नली में गर्म किया जाता है तो भूरे रंग की प्यूमस निकलती है। ये प्यूमस क्या है, प्यूमस ये बेसिकली क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड।
सॉरी ये क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक, ये आप देख लीजिए, ये इसकी रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें लेड ऑक्साइड निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है और ऑक्सीजन निकलती है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है भूरे रंग की प्यूमस, तो भूरे रंग का कौन सा निकलता है? लेड ऑक्साइड जो निकलती है, पीले रंग का ठोस पदार्थ निकलता है। भूरे रंग की विषैली गैस कौन सी निकलती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक जो एक्टिव वॉल्केनो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये जो परी प्रशांत मेखला है ना, रिंग ऑफ फायर जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है। ठीक, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमी जो शब्द दिए थे सर्वप्रथम किसने दिए? रैगनर फ्रेंच ने दिए थे। ठीक है, तो इन दोनों शब्दों का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? रैगनर फ्रेंच ने किया। ये कहाँ के थे? नॉर्वे के। इन्हें इकोनोमेट्रिक्स इसका जनक भी माना जाता है। 1969 में अर्थशास्त्र का पहला नोबेल इनको मिला था। जो कीन्स हैं, जेएम कीन्स, इनको आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, लेकिन इनके शब्दों का प्रवर्तक ये नहीं थे। ये शब्द किन्हीं दिए थे? रैगनर फ्रेंच ने दिए थे। अल्फ्रेड मार्शल माइक्रो इकोनॉमिक्स से इसका विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जबकि एडम स्मिथ जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है उसके जनक माने जाते हैं। ठीक, दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी में किस नाम से किया था? सिर्रे अकबर नाम से इन्होंने किया था। प्रेसिडेंट कितने मेंबर्स अपॉइंट करता है? 12 मेंबर अपॉइंट करता है राज्यसभा में। कांग्रेस का जो फर्स्ट जो मीटिंग हुई थी, है ना, फर्स्ट सेशन हुआ था, वो कहाँ हुआ था और कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया था? तो ये 85 में बॉम्बे में हुआ था और 72 उसके प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। ठीक, सार्वजनिक ऋण के पुनर्भुगतान के लिए आजकल प्रयुक्त जो पब्लिक डेब्ट है, इसको पुनर्भुगतान के लिए जिस शब्द की प्राथमिकता दी जाती है वो कौन सा शब्द है? रिटर्न ऑफ पब्लिक डेब्ट, यानी सार्वजनिक ऋण की वापसी। ठीक है, मतलब आप सीधा सा कॉमन सेंस है। सार्वजनिक क्या होता है? पब्लिक डेब्ट होता है, पब्लिक डेट। तो पब्लिक डेट जो होता है, इसको जब वापस कर दोगे तो रिटर्न ऑफ पब्लिक डेट होगा, सीधे सिंपल। ठीक है, बाकी ये पारंपरिक रूप से कही जाती है, लेकिन इसका आजकल ये यूज़ नहीं होता है। ठीक, ये आप देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1969 तलवंडी में हुआ था। ठीक, कॉफ़ी कौन सी किस्म है जो शुरू में यमन से लाई गई और भारत में उत्पादित की जाती है? तो ये कौन सी है? अरेबिका। कहाँ पर? जो चिकमंगलूर का क्षेत्र है कर्नाटक में, वहाँ उत्पादित इसको किया जाता है। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये विश्वविद्यालय अधिनियम जो है 1970 में, ये नहीं है, बल्कि ये 1904 में आया था। ठीक है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में हाल ही में जो कौन सा त्यौहार जोड़ा गया है? वो दीपावली जोड़ा गया है। इसमें 74 संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ये गलत है। ये किससे जुड़ा है? जो अर्बन लोकल बॉडी है उससे जुड़ा हुआ है। ठीक, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भगत सिंह में से किस संस्था के संस्थापक भी और सचिव भी रहे? तो वो इसकी पंजाब नौजवान भारत सभा इसके रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी सीजीआई हमारे सूर्यकांत जी वर्तमान में सीजीआई है। ठीक है, 52 में नहीं, ये 53 में है। ठीक, तो ये पहला आंसर ये सही होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए जो हमारी भविष्य की जनरेशन है उसके लिए भी संसाधन जो हमारे रिसोर्सेज है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, इसको क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। मिसेस यूनिवर्स का ताज किसे मिला है? ये शहरी सिंह है, इनको मिला है। कहाँ पे हुआ था? ये शायद बेलारूस या बेल्जियम में हुआ था, तो अभी इनको इसमें मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो माइनॉरिटी होते हैं, माइनॉरिटी कल्चर और एजुकेशन राइट कौन से आर्टिकल में दिए? आर्टिकल 29 और 30 में दिए हैं। अब ये क्वेश्चन है मनरेगा में जो चेंज किया गया, उनका नाम चेंज किया गया है, तो उसमें बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं क्या चेंज किया गया है? तो बेसिकली कोई भी योजना चेंज करी जाती है तो नाम चेंज करना अलग बात है, लेकिन चेंज करी जाती है तो उसमें जो बताए जाते हैं ऑप्शन, तो अगर इसके ऑप्शन देखा जाए, स्ट्रक्चरल वीकनेस नॉट एबल टू एनहेंस रूरल एम्प्लॉयमेंट, ग्रामीण रोजगार बढ़ाने में असमर्थ है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन प्लानिंग, एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो बेसिकली कोई भी योजना में जब सुधार किया जाता है तो ये सारी चीज़ें उसमें शामिल की जाती हैं। तो मेरे हिसाब से ये उपरोक्त सभी उत्तर होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं इसके कि
ये जो है बी और डी, ये इसको बोल रहे हैं, बी और सी सॉरी, ये इसका हम बोल रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से देखना चाहिए चारों ऑप्शन इसके सही है, तो इसको थोड़ा डाउट में रख देंगे। तो ये हमारे जीएस हो गए। अब हम देखते हैं आगे ज्योग्राफी, हार्डकोर ज्योग्राफी के क्वेश्चन कैसे आए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इंसेल वर्क क्या है, इंसेल वर्क हवा से बनता है, विंड से बनने वाला लैंड फॉर्म है। ठीक है, मेंटल प्लूम्स क्या होते हैं, इस तरह से ज़मीन के अंदर क्या होते हैं, वो लागमा, जो मैग्मा है उसके एक सोर्सेज होते हैं, यहाँ से लगातार मैग्मा निकलता रहता है और पृथ्वी के धरातल पर आता रहता है। तो मेंटल लूम्स की जो संकल्पना इन्होंने बताई थी कि पृथ्वी के अंदर मेंटल लूम्स हैं जहाँ से मैग्मा भी निकलता रहता है, ये बताया था जेसन मॉर्गन ने, इन्होंने बताया था। ठीक है, एलन गुथ क्या है, एलन गुथ अभी इन्होंने थोड़े टाइम पहले इन्फ्लेशनरी यानी यूनिवर्स की कॉन्सेप्ट दिया था, थ्योरी बताई थी उसकी कि जो ब्रह्मांड है वो फैल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनईपी के अनुसार अर्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए शुष्कता सूचकांक कौन सा होता है, अर्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए यानी सेमी एरिड एरिया। तो ये कितना हो गया, 0.20 से लेकर 0.50 तक के बीच का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें कितने बुक्स को सुमेलित करना है। तो रेडिकल ज्योग्राफी पीट ने लिखी थी, आर पीट ने। रीजनल ज्योग्राफी ये आर मेंशुल्स इसने लिखी है। ह्यूमन ज्योग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच ये स्मिथ ने लिखी है। ए प्रॉब्लम ऑफ द ज्योग्राफी डब्ल्यू क्रिक ने लिखी है। तो इसका आंसर, सही आंसर कौन सा का, ऑप्शन सी 3 4 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्प्रेड इफेक्ट जो है, हुज कॉइन द टर्म्स स्प्रेड इफेक्ट एंड द बैक वॉश इफेक्ट, ये गुन्नार मिंडल ने दिया था। ठीक, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं, तो ग्लास सैंड है, मेरठ में नहीं मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल है, इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे ज़्यादा रहती है, वो किस में रहती है, द्वितीय चरण में। द्वितीय चरण में क्या होता है कि जैसे जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ती है लोग, है ना, तो इससे मृत्यु दर कम हो जाती है और जन्म दर चूँकि हाई रहती है, बर्थ रेट, तो इस कारण पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ती है। मेगालोपोलिस शब्द किसने दिया था, जी गॉटमैन ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र का कार्यात्मक पहलू मुख्य रूप से संदर्भित है। तो इकोसिस्टम में दो फैक्टर होते हैं, एक तो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट होता है इसका, दूसरा फंक्शनल एस्पेक्ट होता है। स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट में क्या होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर होते हैं। ठीक है, और जबकि फंक्शनल एस्पेक्ट जो होता है, एनर्जी का फ्लो, न्यूट्रिशन साइकिल, न्यूट्रिएंट की साइकिल, है ना, जो फूड वेव होती है, ये होती है प्रोडक्टिविटी होती है। तो इसका आंसर होगा ऊर्जा प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी ये हो गया खनन, द्वितीय हो गया मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा हो गया वित्तीय बैंकिंग सेवा, चतुर्थ सूचना आधारित जो इंफॉर्मेशन बेस्ड आजकल जैसे एआई, ये फोर्थ सेक्टर में रखेंगे इसमें, है ना। उस 1990 के दशक तथा इसके बाद के समय भूगोल का पैराडाइम कौन सा, अभी वर्तमान में जो चल रहा है, पोस्ट मॉडर्निज्म चल रहा है। ठीक, मॉडर्निज्म के बाद आया था। ठीक है, पृथ्वी की जो क्रस्ट है इसमें कौन कौन से सबसे ज़्यादा मात्रा मिलती है, तो इसका एक सीधा सिंपल फार्मूला है, ओ सियाल फैको ना, तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 1 5 2 4 3। ठीक, ये क्वेश्चन हमको सुमेलित करना कौन सी बुक इसमें सही गलत दे रखी है ना, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो M.A. बस्टीड ये बिहेवियरल जोग्राफर थे, जोग्राफी एंड द वोटिंग बिहेवियर्स में इन्होंने बुक लिखी थी। मैकेंडर की डेमोक्रेटिक आइडिया एंड रियलिटी ने बुक लिखी थी। कोहेन की जोग्राफी ऑफ पीस ये कोहेन ने लिखी थी। ठीक है, ये किसने लिखी थी, ये जो स्पाइकमैन है, स्पाइकमैन ने ये बुक लिखी थी। सेवरस्की ने एयर पावर से संबंधित अपने सिद्धांत दिए थे। तो कौन सा आंसर हो गया, सी इसका ऑप्शन 1 2 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, आम वर्षा, मैंगो शावर केरल व तट और कर्नाटक क्षेत्र में होती है। ठीक है, काल वैसाखी ये वेस्ट बंगाल और असम में होता है। ये तुम्हारी ब्लॉसम शावर जो है केरल के आसपास के क्षेत्र में होता है। बारदोली छीड़ा ये बेसिकली असम में होता है। असम में जब बारिश होती है, जो बारिश होती है, जो प्री मानसून वाली जो बारिश होती है, उसको बारदोली छीड़ा भी बोला जाता है असम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें 2011 के सेंसस के अनुसार महिला साक्षरता दर उत्तर प्रदेश से बेहतर, तो इसमें आंसर कौन सा होगा,
ये अरुणाचल प्रदेश होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कोरल ब्लीचिंग हो रही है, कोरल ब्लीचिंग का सबसे बड़ा कारण कौन सा है? जो समुद्र के जल का जो तापमान बढ़ रहा है, ये मेन कारण है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा गलत है? तो बढ़ते पोषण स्तर के साथ जातियाँ उपलब्ध ऊर्जा का उपयोग करने में अधिक सक्षम होती हैं। स्पीसीज विद इंक्रीजिंग ट्रॉफिक लेवल आर द मोस्ट इफिशिएंट एंड यूटिलाइजिंग अवेलेबल एनर्जी। ये बिल्कुल सही है। उच्च पोषण स्तर निचले पोषण स्तर की तुलना में कम असत होता है, यानी कम डिस्क्रीट होता है। ठीक है, मतलब ज़्यादा बिखरा हुआ नहीं होता। नीचे के जो स्तर होते हैं बहुत बिखरे हुए होते हैं। जैसे जैसे फूड चेन आगे बढ़ती जाती है तो जो उनकी बिखराव है वो सिमटता जाता है। ये भी सही है। ठीक है, बढ़ते पोषण स्तर के साथ श्वसन द्वारा क्षय होने वाली ऊर्जा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ये भी सही है। आहार श्रृंखला प्राय बड़ी होने का प्रयास नहीं करती, बल्कि वो छोटी होने का प्रयास करती है। लगातार जब एक दूसरे का जब हम खाते हैं तो जो फूड चेन है वो लगातार छोटी होने का प्रयास करती है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपक्षय का प्रभाव सबसे धीमा होता है। तो ये बेसिकली ग्रेनाइट पे होता है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों संगमरमर लगा। संगमरमर जो मार्बल है, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि मेटामॉर्फिक रॉक्स है जितनी, और जो रॉक्स जो मेटामॉर्फिक हो जाती हैं, है ना, इनका कायांतरण हो जाता है, वो और ज़्यादा सॉलिड हो जाती हैं। तो ग्रेनाइट आंसर है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मार्बल लग रहा है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नॉर्वेजियन सांस्कृतिक देश के अंतर्गत कौन से देश नहीं आते? तो नॉर्वेजियन संस्कृति बेसिकली स्कैंडिनेवियन कंट्री जो है उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें एक तो नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है, डेनमार्क आता है, आइसलैंड आता है। ये बेसिकली क्या है? एक सी लैंग्वेज, एक सा कल्चर है इनका। फिनलैंड क्या था? फिनलैंड चूँकि रशिया के बॉर्डर से है तो यहाँ पर थोड़ा सा रशियन कल्चर भी देखने को मिलता है, और इनकी जो लैंग्वेज की जो रूट्स है वो रशियन, जो यूराल क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती थी उसमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो फिनलैंड इससे नॉर्वेजियन सांस्कृतिक प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2000 से 4000 फैथम की गहराई पर मिलने वाले समुद्री चूना निक्षेप की बात कर रहा है। तो टेरापॉड और कौन से, दूसरा कौन से है? ग्लोविजेरिना और टेरापॉड मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मानचित्र जनसंख्या आंकड़ों के वितरण को परिशुद्ध रूप से प्रदर्शित करता है? परिशुद्ध कौन होगा? जो एक्यूरेट डिस्प्ले किसमें होंगे? जिसमें खासकर की क्वांटिटेटिव मैथमेटिकल मॉडल या स्टैटिकल मॉडल का यूज़ किया गया हो। तो ये कोरोप्लेट मैप ये भी नहीं होते क्योंकि इनको कलर से यूज़ किया जाता है। आइसोप्लेट मैप ये भी नहीं होते। डायनेमिक मैप ये भी नहीं। डॉट मेथड जो होता है, डॉट मैप होते हैं, इसमें मैथमेटिकल और स्टैटिकल मॉडल यूज़ किया जाता है। ये इसका आंसर होगा। ठीक, K7 क्या है? प्रशासनिक सिद्धांत, क्रिस्टोलर का सिद्धांत है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंपीय तरंग सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? जो धरातलीय तरंगे यानी लव वेव जो होती है सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव्स होती हैं। ठीक है, किस महाद्वीप में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च हैं? कौन सी? अफ्रीका में। अल्बर्टो लो वेयर डज द अल्बर्टो लो साइक्लोन ओरिजिन? तो अल्बर्टा प्रांत जो है कनाडा में है। ठीक है, यहाँ पर लो प्रेशर बनता है अल्बर्टा में, तो रॉकी क्या है? पूर्वी क्षेत्रों में। इस लो प्रेशर के कारण जो ध्रुवीय क्षेत्रों में तूफान होते हैं, ये पूरे अमेरिका महाद्वीप में बहुत तेज़ी से घुसते हैं और बहुत तेज़ी से बारिश करते हैं, वो स्नोफॉल करते हैं। ठीक, तो कैनेडियन रॉकी के पूर्वी भागों में स्थित होता है ये अल्बर्टा लो डिप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा दृष्टिकोण इस बात का अध्ययन करता है कि मनुष्य स्थान को कैसे समझते हैं और उसके साथ कैसे अंतरक्रिया करते हैं? ह्यूमन और उसका एनवायरनमेंट एक दूसरे से कैसे इंटरेक्शन करते हैं, ये क्या कहलाता है? व्यवहारवादी भूगोल, बिहेवियरल ज्योग्राफी। सामाजिक डार्विनवाद किसने कहा था? फ्रेडरिक रेटजेल ने दिया था। नेक्स्ट, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें ए सुमेलित नहीं है। आइसोनेफ ये समान हिमरेखा से नहीं होती, बल्कि समान मेघाच्छादन यानी बादलों की समान मात्रा इससे संबंधित होता है। बाकी आइसोहेल समान धूप रेखा, आइसोक्लाइन समान ढाल रेखा, और आइसोबार समान वायुदाब रेखा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी है, ये बर्गेस ने दी थी। ठीक है, मल्टी न्यूक्लियाई थ्योरी ये किसने? CD हैरिस ने दी थी। सेक्टर थ्योरी होमर हॉयट ने दी। डलान सिद्धांत ये गैरिसन इसने नहीं दिया था। ठीक है, मतलब ये जो है ये गलत है इसमें आंसर, ये इसका आंसर हुआ। तो ये डेंसिटी
ग्रेडियंट डेंसिटी ग्रेडियंट जो सिद्धांत है मुख्य रूप से कॉलिन क्लार्क ने दिया था। ठीक, नेक्स्ट है प्रादेशिक सीमांकन में कौन सी मात्रात्मक यानी कौन सी क्वांटिटेटिव मेथड नहीं है। तो क्वांटिटेटिव, बाकी आप देखो ये भी क्वांटिटेटिव मेथड है। ठीक है, इसमें मैथमेटिकल स्टैटिकल डेटा यूज़ किए जाते हैं। दूरी न्यूनतमीकरण, ठीक है, डिस्टेंस मिनिमाइजेशन मेथड, ग्राफ थ्योरी मेथड, ये तीनों जो है इनमें क्वांटिटेटिव मेथड्स का यूज़ किया जाता है। मानचित्र पर अधियापन, जो मैप जो होता है मैप में ओवरलैपिंग करके दिखाते थे, इसमें किसी भी क्वांटिटेटिव डेटा का यूज़ नहीं होता है। ठीक, एटी महान के बारे में, एटी महान क्या है, इन्होंने कहा समुद्री शक्ति की तुलना में वायु शक्ति को अधिक महत्व। ये गलत बात है। ये सी पावर को, मैरीटाइम पावर को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। जो आजकल के एयरक्राफ्ट कैरियर आपको समुद्र में दिखते हैं वो इन्हीं की थ्योरी से निकल के आए हैं। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक द लाइफ ऑफ नेल्सन, इनकी जो किताब है उसका नाम द लाइफ ऑफ नेल्सन है। तो इसमें क्या होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा, ये डी ऑप्शन। ठीक है, पहला गलत है इसमें। गैस की मात्रा देख लें तो सबसे ज़्यादा क्या दिखाना है, बढ़ते क्रम में दिखाना है, यानी सबसे कम से सबसे ज़्यादा की हो। सबसे कम हाइड्रोजन, फिर क्रिप्टॉन, फिर हीलियम, देन सॉरी सबसे पहले जेनॉन आएगी, फिर हाइड्रोजन, फिर क्रिप्टॉन, फिर हीलियम। तो इसका आंसर कौन सा होगा, 1 2 4 3। ठीक, नेक्स्ट है क्रिस्टोलर का फिर से सिद्धांत आ गया। प्रदेश में एक समरूप मैदान हो तथा समान क्रय शक्ति हो, है ना, एक होमोजीनियस प्लेन की बात करते हैं, होमोजीनियस मैदान की बात करते हैं। ठीक है, के सिद्धांत, इन्होंने एक निश्चित सिद्धांत है, बिल्कुल सही है। क्रिस्टोलर का जो सिद्धांत है, के की जो वैल्यू आई है वो काफ़ी फिक्स्ड वैल्यूज थी। ठीक है, ये वाला ऑप्शन गलत है। जो अस्थिर वैल्यू, के की जो वैल्यू वेरिएबल वैल्यू की बात करी थी वो लॉस्ट ने करी थी, जो उसमें उन्होंने संशोधन किया था। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। पूर्व से पश्चिम अगर नदियों क्रम लगाएंगे तो पहले आएगी सतलज, दूसरी ब्यास, तीसरी रावी, चेनाब और फिर झेलम। ठीक, अब नेक्स्ट है सिलिका प्रधान ऊंच की बात कर रहा है, तो डाइटम और रेडियोलेरियन ये सिलिका प्रधान ऊंच होते हैं। सिलिका जो होती है बहुत देर से घुलती है, डिज़ोल्व होती है पानी में, तो काफ़ी गहराई तक ये ऊंच पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्थानिक अंतर्क्रिया का गुरुत्व मॉडल किसने दिया था, स्टीवर्ट ने दिया था। ये इनने जो न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण मॉडल था उसी के आधार पर इन्होंने बनाया था। ठीक, प्राकृतिक की एकता यूनिटी ऑफ नेचर किसने दिया था, हम्बोल्ट ने दिया था। रिटर्न ने कौन सा दिया था, वो टेरेस्ट्रियल यूनिटी की बात करी थी उसने। लेवेंसराम फ्रेडरिक रेडजेल ने दिया था। डब्ल्यू.सी. बर्गेस के अनुसार जो उनकी कंसेंट्रिक थ्योरी थी उसमें क्या था, पहला था सीवीडी था, दूसरा संक्रमण पेटी, तीसरा स्वतंत्र कर्मियों का आवासीय क्षेत्र, चौथा जो था अच्छे जो हाई इनकम वाले वो लोग रहते हैं, पाँचवें में वो लोग थे जो डेली सीवीडी में कम्यूनिट करते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इसका ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, एल्बिडो बढ़ते क्रम में लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एल्बिडो कहाँ से होता है, जो फ्लैट सरफेस होती है, फ्लैट सरफेस होती है और जिनका कलर जो होता है लाइट होता है, यानी सबसे ज़्यादा एल्बिडो किस में होगा, वो इसमें होगा, उससे कम इसमें होगा, उससे कम किस में होगा, वन में, फिर जल में, जल में फिर वन में। तो इसका आंसर होगा ये वन। तो यहाँ अगर देखें सबसे ज़्यादा एल्बिडो किससे होगा, वो जो आइस सरफेस है, आइस शीट है, आइस शील्ड जो है वहाँ से होगा, उससे कम रेत से, और फिर उससे कम वन से, और सबसे कम जो होगा जल से होगा। ठीक, तो इसका आंसर हो गया ये। व्यवहारिक मैट्रिक्स, बिहेवियरल मैट्रिक्स किसने दिया, ये प्रेड ने दिया था। इसमें सैलिनिटी हम बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे, तो सबसे ज़्यादा सैलिनिटी किस में होती है, टर्की की वॉन लेक में, यानी 2 सबसे लास्ट में होगा, फिर उसके बाद किस में होगी, डेथ सी में। ठीक, उससे कम सबसे कम किस में होगी, सबसे कम होगी कैस्पियन सी में। तो कैस्पियन सी, फिर ग्रेट सॉल्ट लेक, फिर डेथ सी, फिर वॉन लेक। ठीक, किस नदी की ज्वार भित्ति को यानी टाइड को पोरोरोका कहा जाता है, तो ये अमेजोन नदी है। अमेजोन नदी में क्या अटलांटिक ओशन है, इसका पानी आता है, तो इसमें जो टाइड आती है अटलांटिक ओशन की वजह से उसको पोरोरोका कहा जाता है। यानी कौन सी नदी की बात है,
अमेज़ॉन नदी की बात हो रही है, ठीक है। बेवर का सिद्धांत किसी कारखाने के स्थान निर्धारित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर, जो सबसे इंपॉर्टेंट कारक इन्होंने कौन सा बताया था, वो ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट थी वो इन्होंने बताया था, ठीक। अब इसमें क्या है कि रिमोट सेंसिंग जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसके जो सेंसर्स होते हैं बढ़ते स्थानिक नियोजन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। यानी हमें व्यवस्थित करना जिनका सबसे कम रेजोल्यूशन है और सबसे कम रेजोल्यूशन से सबसे ज़्यादा रेजोल्यूशन की तरफ हमको बढ़ना है। तो पहला है नोवा, इसका सबसे कम रेजोल्यूशन होता है, यानी सबसे कम रेजोल्यूशन जिसका होगा फ़ोटो उतनी ब्लर आएगी, ठीक। उसके बाद कौन सा हो गया, IRS, ठीक है, IRS। फिर कौन सा हो गया इसके बाद, चौथा आइकोनॉस, फिर पहला GOI। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, ये वाला। अब देखो नोवा का रेजोल्यूशन कितना, 1100 मीटर का है, ठीक है। IRS पेन का कितना है, 5.8 मीटर का रेजोल्यूशन है, कितनी क्लियर वो आएगी। आइकोनॉस का कितना है, ये 3 से 4 मीटर तक के रेजोल्यूशन पर खींचता है फ़ोटो। GOI 1, ये देख रहे हो, 45 सेंटीमीटर तक के रेजोल्यूशन पर फ़ोटो खींचता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्लैरिटी होगी और इसमें सबसे कम क्लैरिटी होगी, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया इसका आंसर, A। जियो पॉलिटिक्स शब्द सबसे पहले किसने दिया था, रुडोल्फ जेलेन थे, इन्होंने दिए थे, कहाँ के थे, स्वीडन के थे ये। इन्होंने सबसे पहले ये वाला वर्ड दिया था। कोरियोलिस फोर्स की बात करेंगे तो इसमें जो गलत है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, वो बाईं ओर हवा बैंड करती है, ठीक है। कोरिलेशन कोफिशिएंट की अगर बात करेंगे तो कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है, दो जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच के आपस में कितने मजबूती से जुड़े हुए हैं, ठीक। तो ये -1 से लेके +1 के बीच का होता है, ठीक। तो अब ये क्या है, प्लस दे रखा है यानी धनात्मक, ठीक। और जैसे जैसे +1 की ओर बढ़ता जाता है ये इसका संबंध पॉजिटिव होता जाता है, यानी इसकी उच्चता बढ़ती जाती है, ठीक है। 0.75 से लेकर 1 के बीच में उच्च घनात्मक संबंध, हाई पॉजिटिव वाला संबंध होगा। इसका उत्तर कौन सा हो गया, उच्च घनात्मक संबंध, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जी गॉटमैन मेट्रोपोलिस नहीं कहता, मेट्रोपोलिस नहीं कहा था इन्होंने कहा था मेगालोपोलिस। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक। तुम्हारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ की अगर बात करें तो सबसे बड़े कॉन्टिनेंट शेल्फ किसमें, वो है तुम्हारे अटलांटिक में, उसके बाद हिंद में, पैसिफिक में सबसे कम है। क्यों, पैसिफिक के चारों ओर जो रिंग ऑफ फायर है, इससे ऊंचे ऊंचे माउंटेन मिल रहे हैं, वॉल्केनो मिलते हैं, जिससे क्या होता है कॉन्टिनेंट शेल्फ बहुत कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, निर्वाचन क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन करना जिससे एक विशेष राजनीतिक दल को लाभ मिल सके, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रचलित है, तो ये वाला है गैरीमैंडरिंग, इस शब्द को कहा जाता है इसके लिए। पैराडाइम शिफ्ट की किसने संकल्पना दी थी, वो कुहेन ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें प्रादेशिक जो रीजनल डेवलपमेंट है इसके लिए मॉडल विज्ञान, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। रोस्टोव ने ये वाला नहीं दिया था, निवेश निर्गमन वाला मॉडल नहीं दिया था। ये इनपुट आउटपुट मॉडल जो दिया था वासिले लियोन तीफ ने इनने दिया था, जबकि रोस्टोव ने कौन सा दिया था, रोस्टोव ने जो इकोनॉमिक कंडीशन जैसे जैसे सुधरती जैसे वैसे वैसे डेवलपमेंट आता जाता है, तो उन्होंने विभिन्न जो चरणों की व्याख्या करी थी, कोई देश कितने चरणों से अपने डेवलपमेंट के चरणों से गुजरता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसेल और निफेंक ने दुनिया को कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया, तो वो 7 प्रदेशों में विभाजित किया। कौन कौन से, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। वायु राशियों के निर्माण के उद्गम क्षेत्र में निम्नलिखित कौन सा, एयर मास कहाँ उत्पन्न होती है, जहाँ बहुत विस्तृत लैंड मास हो, ठीक है। तो उच्च अक्षांशों के अति उच्च हिमाच्छादित महाद्वीपों पर, खास करके जैसे ध्रुवों पर लैंड मास उत्पन्न होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनोमीटर क्या होता है, वायु वेग को नहीं मापता। नैनोमीटर जो नैनो मटेरियल्स होते हैं उनकी लंबाई को ये मापता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदान प्रतिरूप पर सामाजिक संरचना का प्रभाव पड़ता है। सही बात है, जो हमारे सोशल स्ट्रक्चर है इसका इन्फ्लुएंस करता है हमारे वोटिंग पैटर्न को। अनेक विद्वानों ने मतदान प्रतिरूप पर सामाजिक आर्थिक तत्वों के प्रभाव को विश्लेषण किया है।
ये भी ठीक है क्या, लेकिन एक का कारण ये है नहीं, जो सामाजिक संरचना है इसका प्रभाव जरूर पड़ता है, लेकिन विद्वानों ने इसको बताया है, इसको इसको मतलब ना इस पर रिसर्च की है, इस कारण नहीं पड़ता, ऑलरेडी ये पहले से पढ़ रहा है, ठीक है। तो ये व्याख्या नहीं करता है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर क्या है, एक ही व्याख्या नहीं करता। स्पेंसर और थॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक प्रदेशों में बांटा है, तो 11 सांस्कृतिक विश्व और 50 सांस्कृतिक परिमंडल में इनमें डिवाइड किया है। डॉक्टर विंड किसको बोलते हैं, हर्मिटन को बोलते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ट्रांसफ़र होता है, वो 10% ट्रांसफ़र होता है, 90% उसका कंजम्पशन हो जाता है, ठीक है। अब जो बैलेंस होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन और आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल जो पृथ्वी से वापस होता है, ठीक, ये कब होता है, ये 2 से 4 बजे के बीच में होता है। जब भी आपने देखा होगा जब भी हम हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर नापते हैं 2 से 4 बजे के बीच के ही नापते हैं, ठीक है। इसलिए इसका आंसर होगा सी। इनमें से कौन सी धारा है जो अफ्रीकन तट पर नहीं आती है, हम्बोल्ट को छोड़कर, हम्बोल्ट किस में आती है, साउथ अमेरिका के कोस्ट पर जाती है, इसको छोड़कर बाकी सारी धाराएं कौन सी हैं, ये अफ्रीकन कोस्ट को टच करती हैं। तो 2, 3, 4 इसका आंसर होगा। रेड क्ले सबसे ज़्यादा किस में मिलती है, पैसिफिक ओशन में मिलती हैं, ठीक। अब इसकी अगर हम जनसंख्या की बढ़ते क्रम के अनुसार इसको लगाएं तो सबसे पहले दक्षिणी अफ्रीका सबसे कम यहाँ होती है, ठीक है, तो 4, फिर उत्तरी अफ्रीका, फिर मध्य अफ्रीका, देन पूर्वी अफ्रीका। तो पूर्वी अफ्रीका में सबसे ज़्यादा होती है और दक्षिणी अफ्रीका में सबसे कम पॉपुलेशन मिलेगी आपको। तो इसका आंसर हो गया ये। जैव भू रसायन चक्र नहीं है इसमें से कौन सा, जैव भू रसायन चक्र नहीं, ओजोन साइकिल है, ये नहीं है, ठीक। किसी स्थान विशेष के लिए औसत मासिक वर्षा और तापमान प्रदर्शित करने वाला कौन सा ग्राफ सबसे होता है, क्लाइमोग्राफ ये होता है। माल्थस ने क्या कहा था, माल्थस ने जो पॉपुलेशन बताई थी, पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होती है, ज्योमेट्रिकली होती है, और फूड सप्लाई कैसी होती है, अर्थमेटिकली, यानी 1, 2, 3 इस हिसाब से होती है, और पॉपुलेशन 2, 4, 8 ऐसे होती है, ठीक है। जो तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति और एटॉल के क्रमिक विकास के क्रमिक चरण है, ये किसने कहा था, जो कि एटॉल का क्रमिक रूप से विकास होता है, ये किस सिद्धांत में बताया गया था, डार्विन के अवतरण सिद्धांत में इसको व्याख्यायित किया गया था, ठीक। जनरल सामान्य बनाम विशेष भूगोल, यानी जनरल ज्योग्राफी और स्पेशल ज्योग्राफी की जो डुअलिज्म है इसकी किसने स्थापना करी थी, वॉरेनियस ने की थी, ठीक। भूमध्य सागरीय जलवायु सेंट्रल चिली है, यहाँ मिलती है। पर्वतों से निर्मित सीमाएं कहलाती हैं पूर्ववर्ती, एंटीसीडेंट कहलाती हैं, क्यों भाई, सीमाएं तो बाद में बनी है, पर्वत तो पहले से, ठीक वैसे ही जैसे हिमालय के बनने से पहले जैसे नदियाँ हैं, सिंधु नदी है, सतलज नदी है, हिमालय को काट कर ये आती है, ठीक, पूर्ववर्तियाँ। तो सीमाओं के बनने से पहले ही जो सीमाएं थी वो कौन सी थी कहलाती हैं, पर्वतों से निर्मित सीमाएं क्या कहलाती हैं, पूर्ववर्ती सीमाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई को जो कच्चा लोहा कहाँ से मिला, डल्ली राजहरा यहाँ से मिलता है। राउरकेला को मिलता है वर्सुआ से। विजयनगर को कहाँ मिलता है, हाउसपेट से मिलता है। सालेम को सालेम क्षेत्र से कच्चे लोहे की प्राप्ति होती है, ठीक। तो इसमें कौन सा आंसर हो गया, ये वाला, 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट है डाइक संरचना इस तरह होती है, ठीक है। तो अब ये इसमें क्वेश्चन जो मैंने देखा इसमें डाउट है, कुछ तो बता रहे हैं इसकी उत्तरी गुजरात, और मुझे लगता है ये पश्चिमी महाराष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि पश्चिम महाराष्ट्र यानी जो वेस्टर्न घाट का रीजन ऐसा है, फिर वहाँ से ग्रेजुअली नीचे चला जाता है, तो एक डाइक जैसी संरचना दिखाई देती है। और ये जो मैंने क्वेश्चन जो चैट जीपीटी या जेमिनी से देखा था, तो वहाँ ये इसको भी बता रहे हैं और इसको भी बता रहे हैं, क्योंकि मैंने अधिकतर जो क्वेश्चन है वो सिर्फ चैट जीपीटी से नहीं देखे, बल्कि कुछ बुक से भी देखें, बुक का भी यूज़ किया है, चैट जीपीटी का भी यूज़ किया है मैंने, और जेमिनी और क्लाउडी, इन चारों चीज़ों को मैंने यूज़ किया। 3 एआई मॉडल को यूज़ किया है, और चौथा बुक्स। जब उनसे क्रॉस पूरा चारों में लगभग एक से आंसर मिलते तो उसी को मैंने आंसर माना है। तो ये बुक में तो मुझे मिला नहीं इसको, मतलब ना रीज़न वाइज को लेके, लेकिन जो तीनों मॉडल हैं इसमें जेमिनी जो आंसर मानना है वो इसको मान रहा है, नॉर्दर्न गुजरात को।
क्लाउडिया जो मान रहा है वो इसको मान रहा है, और चैट जीपीटी भी इसको मान रहा है, तो इसका आंसर थोड़ा डाउट में है। ठीक, अगला देखते हैं। तो इन दोनों में से कोई सा हो सकता है, या कमीशन जो आंसर देगा वो देखेंगे। जीपीएस उपग्रहों की उच्च कक्षीय ऊंचाई होती है, तो ये 20,200 किलोमीटर के आसपास इसको लगाए जाते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसका भी कोई क्लियर आंसर नहीं मिला। इसमें जो एआई मॉडल है कुछ इसको बता रहे हैं, कुछ इसको बता रहे हैं। उसके पीछे उनके लॉजिक है। दोलन रहित यानी नॉन ऑक्सीलेशन, यानी एक प्रकार से जो एक पारिस्थितिक तंत्र है वो शांत हो गया है। तो ये बताते हैं वो तभी शांत रह सकता है जब जैव भू रसायन, जेमिनाई कह रहा है, जैव भू रासायनिक चक्रों के सुचारू कार्यशीलता तथा सभी तत्वों के सांद्रण की स्थिर दशा के कारण। जब ये ऐसा होता है, सभी तत्व जो होते हैं वो स्थिर हो जाते हैं, सभी जो भू रासायनिक चक्र होते हैं वो सुचारू रूप से चल रहे होते हैं, तो एक इकोसिस्टम जो होता है एक प्रकार से स्थैतिक स्थिरता की स्थिति में आ जाता है, वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता है। चैट जीपीटी और क्लाउड क्या बोल रहे हैं, वो इसको बोल रहे हैं। ये पारिस्थितिक तंत्र में जब एडजस्टमेंट हो जाता है, सारे जितनी फैक्टर्स हैं उसके, बायोलॉजिकल नॉन बायोलॉजिकल, इन सब के बीच में अगर क्या हो जाता है, एक समायोजन आ जाता है, तो वो पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, स्थिर हो जाता है, यानी नॉन ऑक्सीलेशन पर आ जाता है। ठीक है, तो इसमें डाउट रहेगा बी और सी को लेकर। ठीक, आगे देखते हैं। नदी का जल ग्रहण सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा, सीधे सिंपल है, कावेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रडार प्रणाली से संबंधित, उसके जो रेजोल्यूशन उससे संबंधित नहीं है। नन ऑफ दिस इसमें आंसर होगा, क्योंकि एजीमुथल ये भी रडार प्रणाली से संबंधित है, रेंज रेजोल्यूशन ये भी रडार प्रणाली से संबंधित है, और ग्राउंड रेजोल्यूशन ये भी है। बाकी इसका डिटेल में इसको आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट में है। एरियल फोटोग्राफी जब करते हैं तो मापक की गणना की जाती है, तो कुछ तो बोल रहे हैं चारों चीज़ें इसमें कंसिडरेशन की जाती है। ठीक, कुछ जगह मैंने देखा है वायुयान की ऊंचाई और कैमरे की फोकल लंबाई, यानी 1 और 2 इसको माना है, तो इसको भी मैंने डाउट में रखा है का आंसर। ठीक है, तो अब देख लीजिए इसको, कमीशन की जो आंसर किया गया उसमें देखते हैं क्या मानते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, इसको मिलाता है। ठीक, इनका संस्कृति कहाँ मिलती है, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी जो तटवर्ती दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र यहाँ पर मिलती है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका यानी जो ये चिली, बोलीविया, वेनेजुएला, यहाँ इसका जो रीजन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सरिता अपहरण। तो रिवर कैप्चर की बात हो रही है, सामान्य अपरदन चक्र की तरुणावस्था में होता है, ये जुवेनाइल स्टेज में होता है कि सबसे विशेषता है, सही बात है। तरुणावस्था में नदियाँ यानी जुवेनाइल स्टेज में नदियाँ क्या होती है, शीर्ष अपरदन के द्वारा अन्य जल धाराओं का जल ग्रहण, उसके बाद जो छोटी बड़ी नदियाँ जो होती हैं, छोटी नदियाँ क्या करती हैं, उनके जो वाटर है उसको कैप्चर कर लेती हैं। तो ARR दोनों सही है, और R एक ही व्याख्या सही करता है, क्योंकि वाटर कैप्चर को हमको रिवर कैप्चर हमको देखने को मिलता है जुवेनाइल स्टेज में। कारण क्या होता है कि रिवर कैप्चर कैसे होती है, शीर्षवर्ती अपरदन, हेडवर्ड यूथफुल स्टेज में नदियाँ क्या करती हैं, जो हेडवर्ड इरोजन होता है वो करती हैं। ठीक, तो ये आंसर इसका हो जाएगा सी। ए भी सही, आर भी सही, और व्याख्या भी कर रहा है। तीव्र प्रकार का, इनमें से कौन सा तीव्र प्रकार का व्यापक संचलन नहीं है, तो इसका जो मैंने आंसर मिला है मुझे, मृदा सर्पण नहीं है। ये भी शैलपात यानी रॉकफॉल, ये भी बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है, बेड रॉक स्लम्प्स ये भी बहुत तेज़ी से ग्रेविटेशनल फोर्स के आधार पर होता है। मड फ्लो ये भी होता है, लेकिन जो सॉलिफ्ल्यूशन, ये मृदा सर्पण, ये बहुत धीरे धीरे होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी। विटलिसी का जो मॉडल था उसमें इन्होंने किसको आधार नहीं माना था, तो लाइफ स्टाइल को उन्होंने एक क्वालिटी ऑफ लाइफ इसको नहीं लिया था। हॉर्स और ग्रेवन ये कब बनते हैं, जब बीच का भाग नीचे बैठ जाता है। ठीक, तो रिफ्ट वैली बनती है, और साथ में ये हॉर्स पर्वत बनता है, और ग्रेवन घाटियाँ बनती हैं। ठीक है, तो इसमें आएगा ये। कौन सा शब्द पारिस्थितिक तंत्र के भीतर एक प्रजाति की स्थिति का वर्णन करता है जिसमें प्रजातियों के आवास की आवश्यकता तो साथ ही उसकी कार्यात्मकता की भूमिका होती है, तो ये इकोलॉजिकल नीचे की बात कर रहा है। एडवर्ड उलमन कहाँ के हैं, यूएस के हैं, यूएस के ट्रांसपोर्टेशन जोग्राफर है ये। ठीक, निम्नलिखित में से कोयला उत्पादन से संबंधित नहीं है, गिरिडीह, कर्णपुर, बोकारो, ये तीनों कोयला उत्पादन, बेलाडीला क्या होता है, यहाँ पर आयरन ओर निकलता है। ठीक है, तो ये 120 हमारे से कम क्वेश्चन है, सारे कंप्लीट हो गए।
अब हम देखते हैं कि पेपर का स्टैंडर्ड कैसा था। पेपर तो देखो भाई, यूपी पीसीएस जो कमीशन है ना, वो पेपर ना ही टफ बनाता है ना ही बहुत इजी बनाता है, वो बड़े स्टैंडर्ड पेपर बनाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे क्वेश्चन जीएस के कुछ टफ थे, कुछ इजी थे। ठीक है, ज्योग्राफी में भी रिपीट भी क्वेश्चन मिल गए होंगे आपको बहुत सारे। ठीक है, इजी क्वेश्चन पूछे हैं, कुछ टफ क्वेश्चन भी पूछे हैं। अब बात करते हैं कि पेपर जो है मतलब मॉडरेट है, कोई ज़्यादा इतना टफ पेपर है नहीं, थोड़ा सा इजी की तरफ झुका हुआ है, लेकिन इतना वो नहीं है। ठीक है, अब आ जाती है कट ऑफ की बात। कट ऑफ कितनी हो सकती है? तो भाई देखो, हायर एजुकेशन जो होता है यूपी हायर एजुकेशन, आपने देखा होगा कि वहाँ पे 40-50 सीटें जब भी आती हैं, मैं उसके 2 इंटरव्यू दे चुका हूँ। ये वाला जो हायर एजुकेशन हुआ था, इसको मैंने जरूर नहीं दिया, इससे पहले जितने दोनों हुए थे दोनों में इंटरव्यू मैंने दिए हैं। तो मेरे दोनों बार में क्या थे, पहली बार में थे 77 क्वेश्चन थे मेरे, सही थे, मेरा इंटरव्यू हुआ था, मेरा इंटरव्यू कॉल आई थी मुझे। दूसरी बार में मेरे 74 थे, तब भी मेरी इंटरव्यू कॉल आई थी जनरल कैटेगरी में। ठीक, कितने क्वेश्चन आते हैं उसमें? 100 क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो हायर एजुकेशन कौन कौन से फैक्टर हो गए? 100 क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। फॉर्म इससे लगभग ज़्यादा ही पड़ते हैं, जैसे जीडीसी में जो फॉर्म पड़ा है 7,700 कुछ पड़ा है। ठीक, उसमें करीबन 10,000 12,000 तक मैंने फॉर्म देखे हैं, शायद उतने पड़े हैं। और यूपी हायर एजुकेशन 2 स्टेज एग्ज़ाम है। ठीक, जबकि जीडीसी 3 स्टेज। अगर इसको देखा जाए, इस हिसाब से देखा जाए, तो जीडीसी में फॉर्म भी कम पड़े हैं, पेपर लगभग वैसा ही है जैसे हायर एजुकेशन का आता है, लेकिन स्टैंडर्ड अच्छा है उससे। ठीक, टफ नहीं है लेकिन स्टैंडर्ड पेपर है। ठीक है, 3 स्टेज एग्ज़ाम है, निगेटिव मार्किंग है। तो और बस एक चीज़ क्या है कि यहाँ पर क्वेश्चन 100 ना होके बल्कि 120 हैं। फॉर्म कितने पड़े? 7700, लगभग इतने फॉर्म पड़े। सीट कितनी है? मोर देन 40 हैं। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए जो कट ऑफ है, कट ऑफ ये 70+ ही रहनी है। 70 से नीचे किसी भी कीमत पर नहीं आएगी, बल्कि 75 के आसपास, 72-75 के आसपास ये कट ऑफ रहेगी। इससे नीचे कट ऑफ नहीं जानी है, मेरा जितना अनुभव है। ठीक है, तो जिन लोगों की 70+ ऊपर हो रहा है, तो वो मेंस की तैयारी आराम से करें, क्योंकि मेंस में करीबन ये जितनी सीट्स हैं उससे 10 गुना तो बुलाएंगी, कम से कम 10 गुना 15 गुना जो भी है ये बुलाएंगे। तो अच्छी खासी संख्या में बुलाएंगे मेंस के लिए। ठीक, तो 70+ जिनके क्वेश्चन हैं वो आराम से मेंस की तैयारी करें। मेरे 70+ नहीं हो रहे हैं, मेरे कम हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे रीज़न है ना होने के। मेन रीज़न यही कि पढ़ाई नहीं हुई थी मेरी। ठीक है, मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है। तो 70+ क्वेश्चन वालों के जितने भी हैं वो मेंस की तैयारी करें। अब बात आती है कि मेंस की तैयारी मैं कराऊंगा या नहीं। देखो, अगर मेरा हो रहा होता तो मैं शायद मेंस की तैयारी शायद कर रहा होता इसमें। ठीक है, दूसरे मेरे पास थोड़ा टाइम की बहुत लिमिटेड टाइम मेरे को मिलता है, तो जितना ही टाइम मिलता है, टाइम की वजह से मैं इतने साल तक वीडियो नहीं बना पाया। अब थोड़ा बहुत जो मिलना शुरू है उसकी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप इस वीडियो में अगर मेरे को करीबन 30 से 40 कमेंट मेरे को आ जाते हैं मेंस कराने के लिए, ठीक है, कि मेंस की तैयारी कराओ, तो मेंस के जितने भी जो पोर्शन है, उस पोर्शन के जो क्वेश्चन है उनके आंसर सहित मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक, क्वेश्चन कहाँ से उठाएंगे? जो यूपी पीएससी पहले ऑप्शनल पेपर होता था वहाँ से क्वेश्चन लेंगे। दूसरा, यूपीएससी के टॉप के क्वेश्चन जो भी होंगे, मतलब इस हिसाब के जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन उठाएंगे। फिर नेट में पहले आपको याद होगा डिस्क्रिप्टिव होता था पेपर, वहाँ से क्वेश्चन लेंगे। तो 3 जगह से क्वेश्चन अगर मैं उठाऊंगा तब उनके आंसर बनाऊंगा। लेकिन शर्त यही है, कम से कम 30 से 40 लोग मेरे को कमेंट में बताएं कि मेंस की तैयारी करनी है। ठीक है, साथ ही साथ कम से कम 100 लाइक तो आ ही जाएँ इस वीडियो पर। अगर नहीं आते तो देखो 10-12 लोगों के लिए 15 व्यू 20 व्यू, इसके लिए मैं इसकी तैयारी नहीं कराऊंगा। इससे बेटर कि जो आगे आने वाला यूपी पीएससी का एग्ज़ाम है उसकी मैं तैयारी करूं और उसी की तैयारी मैं इसके थ्रू करवाऊं। ठीक है, तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू सो मच। आप अपना पेपर मिला लीजिए, बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मैं इसकी तैयारी करिएगा। ठीक, गुड बाय।